नमस्ते दोस्तों। एक उठता हुआ ज्वार सभी नावों को ऊपर उठा देता है। जो भी कमीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो, सारे एस्पिरेंट लगभग 90% एस्पिरेंट वही चाहते हैं कि वो सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सके, अपने परिवार में कुछ चेंजेस ला सके, ऐसे स्थान पे वो खड़ा हो सके सोसाइटी के कि जहां से उनकी बातों को समझा जा सके, लोग माने। इसी के लिए सभी एस्पिरेंट के मन में होता है कि वो एक ज्वार की तरह ऊपर उठे, जिससे कि उनके आसपास के सभी नाव, उनके आसपास के जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, सभी लोग ऊपर उठ सके। इसी के लिए सभी एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो ज्वार टाइडल की तरह ऊपर उठे, जिससे उनके साथ जितने भी लोग हैं, उनके संबंधी जितने लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी आगे बढ़े। तो इसी के लिए निरंतर प्रिपरेशन करते रहिए और एक अच्छे स्थान तक पहुंचने की मैं कामना करता हूं। आइए इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 3 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज के द हिंदू में सबसे पहले मैं बात कर लूं कि आज इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के पैटर्न पे है। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें जाकर इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, पीएम रूफटॉप सोलर योजना के लिए केंद्र जो है वो बिल लाने की तैयारी कर रहा है संसद में। इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना के बारे में जानें। ठीक है, मेनली जो अभी बजट में ही अनाउंस किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसी योजना को सूर्योदय योजना भी कहा जाता है। और इस सूर्योदय योजना का जो लक्ष्य है, पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन घरों को कवर करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य के साथ आवासीय भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, सोलर एनर्जी सिस्टम को इंस्टॉल करने का जो लक्ष्य रखा गया है लगभग 1 करोड़ घरों में। ठीक, तो इस योजना के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि इस योजना के तहत क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं सरकार के। जैसे कि मुख्य लक्ष्य जो रखा गया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक लगभग 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। और भी ऐसे बहुत से लक्ष्य रखे गए हैं। इस योजना के सारे पक्ष को हम लोग मेंस के पैटर्न में पढ़ेंगे, जैसे सौर ऊर्जा विस्तार का क्या महत्व है, उसके बाद जितने भी रूफटॉप सोलर योजना है उसके क्या क्या कार्यक्रम है, और एक चीज हम लोग देखेंगे, जो सोलर प्लेट लगाया जाता है उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम फ्रेम होते हैं, टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, ठीक है, सोलर सेल होते हैं, बैक सीट होते हैं, जंक्शन बॉक्स होते हैं। तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद इसकी विशेषताएं, महत्व, चुनौतियां, ठीक है, वे फॉरवर्ड को कैसे सुधारा जा सकता है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि को आपराधिक कानून की योजना के भीतर बनाए रखने की सिफारिश की है। ठीक है, अभी हाल ही में राहुल गांधी पे क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगा था, जो मोदी के टाइटल पे कुछ अपशब्द बोल दिए थे। ठीक है, फिर बाद में उनकी जो है एमपी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, फिर से उसे बहाल कर दिया गया। ठीक है, 22वीं विधि आयोग की एक सिफारिश आई है जिसमें लगातार कहा गया है कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, आपराधिक मानहानि है, उसको भारत में आपराधिक कानून की योजना के भीतर बरकरार रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसमें मेनली कहा जाता है कि प्रतिष्ठा का अधिकार जो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह का तर्क दिया जा रहा है विधि आयोग द्वारा। ठीक है, कि प्रतिष्ठा का अधिकार जो है वो संविधान के आर्टिकल 21 का मामला है। ठीक है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, इसलिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल कमाया जा सकता है। इसी के लिए आपराधिक मानहानि पर कानून के आसपास के पूरे न्याय शास्त्र में किसी की प्रतिष्ठा और उसके पहलुओं की रक्षा करने का सार दिया गया है। ठीक है, और इसके विपक्ष में भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें पैनल के द्वारा चेतावनी दिया जाता है कि जो भाषण केवल वही अवैध माने जाएंगे, जैसे कि राहुल गांधी पे अचानक से आरोप लगा दिया गया था, तो उस तरह का कार्य नहीं किया जाए। कोई भी व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है तभी अवैध मानेगा जब उसका उद्देश्य जो होगा वो पर्याप्त नुकसान पहुंचाना हो, और जब ऐसा नुकसान तय होगा तभी डिफेमेशन का चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, एक उठता हुआ ज्वार जो सभी नावों को ऊपर उठा देता है। मेनली जो है इसमें बजट के सकारात्मक पहल की बात की जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि यूथ के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, ठीक है,
सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए गए, किसानों के लिए। उसके बाद जितने भी सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का जो टेन्योर है 2014 से 10 साल पूरे हो गए, उसी में कहा जाता है कि एक व्यक्ति के ज्वार से लगभग पूरा देश का विकास जो है तेजी से हो रहा है। जहां एक और देश जो है विकासशील से तीव्र गति से विकसित करने वाला देश बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी चीजें सारे पॉइंट जो है इसमें वही है जो कल हमने बजट में डिस्कस किया। बस इनके प्रेजेंटेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इनसे कुछ सीख सके इस राइटर से कि क्या राइटिंग स्किल है। ठीक है, वो इतने अच्छे से हर एक चीज को, हर एक बातों को रिप्रेजेंट किए हैं बहुत ही कम शब्दों में, उससे सीखने की आवश्यकता है। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है इसमें कहा जा रहा है प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना के लिए केंद्र सरकार जो है वो संसद में बिल लाने का प्लानिंग कर रहा है। तो इसकी मुख्य बातों को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री, ये दोनों चीजें में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पीएम रूफटॉप सोलर योजना या फिर सूर्योदय योजना दोनों एक ही है। ठीक है, तो इनका लक्ष्य जो है वो पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ घरों को कवर करने के विशिष्ट लक्ष्यों के साथ आवासीय भवनों, ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है आवासीय, कॉमर्शियल नहीं, आवासीय भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित किया जाएगा। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता में योगदान करते हुए गरीबों और मध्यम वर्गों के लिए बिजली के बिल को कम करना है। इसका ये प्राथमिक लक्ष्य है इस योजना का। ठीक है, कि जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके बिजली के बिल को कम किया जा सके और भारत की जो है ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार अपनी आत्मनिर्भरता बढ़े और घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे सरकार का लक्ष्य है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना, कोयला का उपयोग को कम करना, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको बचाना। ठीक है, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, इन सभी चीजों को बचाने के लिए ही लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन किया जाए। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि भारत की कुल सौर क्षमता जो है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है दिसंबर 2023 की, उस समय जो है भारत की कुल सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है लगभग 73.31 गीगावाट। ये ध्यान रखिएगा, ये दिसंबर का रिपोर्ट है, जिसमें छत पर सौर ऊर्जा का योगदान लगभग, मतलब रूफटॉप जितने भी सोलर प्लेट इंस्टॉल किए गए हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है लगभग 11.08 गीगावाट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टोटल जो किया गया है सौर ऊर्जा जो है वो 73.31 गीगावाट है और उसमें से जितने छत पे सोलर प्लेट से बिजली जनरेट हुआ है वो है 11.08। और यह सौर क्षमता जो है वो राज्यों में वितरित की जाती है, जिसमें राजस्थान, यहाँ पे क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सूरज सबसे ज्यादा समय तक रहता है, सीधा पड़ता है। ठीक है, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान कुल सौर क्षमता का 18.7 गीगावाट में अग्रणी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला जो स्टेट है भारत में वो है राजस्थान। ठीक है, जो 18.7 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सोलर एनर्जी से। और उसके बाद गुजरात जो है वो छत पर सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष है। ठीक है, गुजरात जो है वो रूफटॉप सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मतलब कि घरों में सबसे ज्यादा जो है, घरों के छत पे सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा इंस्टॉल किया गया है वो है गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसके द्वारा 2.8 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है गुजरात में। तो सौर ऊर्जा भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं फिगर क्लियर कर दिया हूँ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, विंड पावर एनर्जी हो गया, उसके बाद बायोमास एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे जो हैं टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैं। ठीक है, तो इन सारे से जो जनरेट होता है उसमें लगभग 180 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा से करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 180 गीगावाट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति देश की प्रतिबद्धता जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने से उसके प्रयासों में स्पष्ट होता है, जिसका जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2030 तक भारत जो है वो लगभग 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये IEEFA के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि देख सकते हैं 2019 से 2024 तक लगातार जो है वो इंडिया रूफटॉप सोलर कैपेसिटी जो है रैपिडली इंक्रीज की है। ठीक है, देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की है, जहां
19-20 में 719, पहले ज्यादा था फिर घट गया, ठीक है, 719 मेगावाट थी, अभी वर्तमान समय में लगभग 12,000 मेगावाट तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के द्वारा किया जाता है। इसी में आगे कहा जाता है कि सौर ऊर्जा विस्तार से क्या महत्व होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत को अगले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी ऊर्जा मांग वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है। भारत ऐसा उम्मीद कर रहा है कि आने वाले 30 वर्षों में भारत को सबसे ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोयला जैसे पारंपरिक स्रोत से दूर जाना आवश्यक है, ठीक है। अगर कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो भारत को जो है वो ऊर्जा के उत्पादन के लिए नए विकल्प को तलाशने होंगे। उसी के लिए भारत के द्वारा लगातार जो है वो सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सौर ऊर्जा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रोत्साहन की जा रही है। उसी में आगे कहा जाता है कि भारत ने अपना कोयला उत्पादन तो अभी वर्तमान समय में बढ़ा ही दिया है, परंतु 2030 तक लगभग 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने की भी प्रतिबद्धता रखी है, जिसमें सौर ऊर्जा विशेष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो 2010 में मात्र 10 मेगावाट से भी कम सौर ऊर्जा जनरेट की जाती थी भारत में। वहीं अभी वर्तमान समय में 2023 में लगभग 70.10 गीगावाट सौर ऊर्जा जनरेट की जा रही है भारत में। तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है क्या, ठीक है, ये जो है स्कीम ये क्या है, तो 2014 में लॉन्च किया गया था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। इसमें मेनली जो है वो आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का विस्तार करने पर केंद्रित है, और यह जो है इसका वितरण किया जाता है डिस्कॉम कंपनी के द्वारा। इसको केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो ये नाम याद रखिएगा, डिस्कॉम। इसी कार्यक्रम का जो लक्ष्य है मार्च 2026 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सौर स्थापित क्षमता हासिल करना, ठीक है। मतलब कि भारत का जो लक्ष्य है इस योजना के तहत कि 2026 तक सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप जितने भी छत पे लगाए गए हैं सौर ऊर्जा पैनल, उससे सिर्फ और सिर्फ 2026 तक 40 गीगावाट बिजली प्राप्त करना। और इस उल्लेखनीय प्रगति से देखा जाता है कि लगभग ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि छत पर सौर क्षमता जो है वो मार्च 2019 में मात्र 1.8 गीगावाट से अभी वर्तमान समय में नवंबर 2023 का आंकड़ा में रैपिडली वृद्धि हुई है। 2023 में 10.4 गीगावाट हो गया, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा निविदा परियोजना या राष्ट्रीय प्रोटोकॉल, यहाँ पे पोर्टल भी दिया गया है जहां पे आप जाकर अपने घरों के लिए, अपने रूफ के लिए भी आप सोलर पैनल को मंगवा सकते हैं, ठीक। और यह योजना जो है वो उपभोक्ताओं को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर विक्रेता और सौर उपकरण चुनने का भी अधिकार देता है, और इसकी स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और उपभोक्ताओं के पास राज्य विद्युत नियामक आयोग, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, ठीक है, या संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रचलित नियमों के अनुसार मौद्रिक लाभ, इसमें से लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति रूफटॉप पे सोलर पैनल को इंस्टॉल कराते हैं, तो अगर वो उतना बिजली जितना जनरेट हो रहा है सौर ऊर्जा से अगर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो जितने भी सरप्लस एनर्जी होते हैं, अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात करने का भी अवसर होता है, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। तो इसकी विशेषताएं क्या है इस योजना की, तो यह योजना जो है वो निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों को लक्षित करेगा जो कम बिजली बिल दे, और अधिशेष अगर बिजली ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो बिजली उत्पादन में अतिरिक्त आय से लाभान्वित हो सकते हैं अगर वो ग्रिड को बेचते हैं, ठीक है। और यह योजना जो है पात्र परिवारों को उनकी श्रेणी और स्थान के आधार पर सब्सिडी, ऋण या प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये योजना जो है वो घरों को छत पर सौर प्रणाली की स्थापना, संचालन और रख रखाव के मामले में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संचालन रख रखाव के लिए भी तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। और यह योजना जो है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। महत्व क्या है, तो भारत को 2005 के स्तर से 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत अपनी कार्बन इमिशन जो है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार हो रहा है, उसको 2005 के स्तर से लगभग 2030 में 33 से 35% तक कम किया जाए कार्बन इमिशन को, ठीक है। और ये जो है वो पेरिस समझौता के तहत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में भी मदद करेगा। और यह योजना जो है वो आयातित जीवाश्म ईंधन, जितने भी हम बाहर से
पेट्रोल या फिर डीजल, सीएनजी या फिर कोल भी आयात करते हैं, उस पर निर्भरता भी कम होगी और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाकर ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने के भारत के दृष्टिकोण में भी योगदान देगी। और यह योजना जो है वो लाखों घरों को स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान करके भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास का भी समर्थन करेगा, खासकर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वहां पे भी जहां ग्रिड की पहुंच सीमित है या फिर अविश्वसनीय है, ठीक है, तो वहां पे भी आप सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। चुनौतियां क्या क्या है, सबसे मुख्य बात यही है चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है। तो रूफटॉप सौर स्थापना के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता और जानकारी का अभाव है, ठीक है, जागरूक कम है। उच्च अग्रिम लागत, यहाँ पे शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा लगता है ये इंस्टॉल करवाने में, ठीक है। उच्च अग्रिम लागत और उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर प्रणाली में निवेश करने के लिए आसान वित्त पोषण विकल्पों की कमी है, ठीक है। यहाँ पे आसान वित्त पोषण विकल्पों की कमी होने के कारण भी बहुत से लोग अभी रूफटॉप सोलर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेट मॉनिटरिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी, टैरिफ संरचना आदि के संबंध में विनियामक बाधाएं और नीतिगत अनिश्चितताएं जो है वो राज्यों और क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न है, इसके कारण भी समस्याएं हो रही है। मान लीजिए हम दिल्ली में रह रहे हैं और मुझे बिहार में जाकर रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल कराना है और दिल्ली का कुछ और रूल है, बिहार का कुछ और रूल है, तो ये जो असमानता है इसके कारण भी बहुत समस्याएं आती है। तो उपकरण की खराब गुणवत्ता, स्थापना, रखरखाव सेवाएं, ग्रिड एकीकरण, प्रबंधन आदि जैसे तकनीकी मुद्दे जो हैं वो छत पर सौर प्रणालियों के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग सौर ऊर्जा लगवाते हैं छत पे, उसको लगातार साफ भी रखना आवश्यक होता है, ठीक है, क्योंकि अगर डस्ट जम जाता है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से चार्ज नहीं कर पाता है बैटरी को। तो इसी में आगे वे फॉरवर्ड में कहा जाता है राइटर के द्वारा कि बड़े पैमाने पर मीडिया अभियानों, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही है और कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच में जागरूकता और पहुंच बढ़ाना, जो रूफटॉप सोलर के लाभों और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम की अग्रिम लागत और पे बैक अवधि को कम करने के लिए उपभोक्ताओं, विशेष रूप से निम्न आय और मध्यम आय वाले परिवारों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने की बात की जा रही है। छत पर सौर स्थापना और संचालन के लिए एकरूपता, स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और क्षेत्रों के नियामक और नीति ढांचों को सुव्यवस्थित और सुसंगत बनाने की बात की जा रही है। छत पर सौर उपकरण स्थापना, रखरखाव सेवाओं, ग्रिड एकीकरण और प्रबंधन आदि के तकनीकी मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की भी बात की जा रही है। अगर खराब क्वालिटी की आ रही है सौर उपकरण जिसके कारण भी लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की भी बात की जा रही है, उसमें भी सुधार करने की बात की जा रही है, जिससे कि छत पर सौर प्रणालियों की सुरक्षा, दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित की जा सके। तो इसके निष्कर्ष में क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक स्वागत योग्य पहल है और यह योजना जो है भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। हालांकि यह योजना जो है अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है, जिन्हें विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी कार्यान्वयन और समन्वय के माध्यम से संबोधित करके हम लोग चुनौतियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और यह योजना जो है वो भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक नई सुबह ला सकती है और हर घर को सूर्य की ऊर्जा का हिस्सा बना सकती है। इसी के लिए ये बहुत ही बेहतर है, ठीक है, स्वच्छ भी है और कहीं से भी हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सबसे मुख्य चीजें ये है। तो ये था पूरा का पूरा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सूर्योदय योजना, मतलब कि प्रधानमंत्री रूफटॉप प्रोग्राम, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली कहा जाता है कि विधि आयोग ने आपराधिक मानहानि, क्रिमिनल डिफेमेशन, ठीक है, इसी की बात की जा रही है कि आपराधिक मानहानि को आपराधिक कानूनों की योजना के भीतर बनाए रखने की सिफारिश की है। लॉ पैनल सजेस्ट्स रिटेनिंग क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोविजन, ठीक है, इसको रिटेन करेगा, अभी भी आपराधिक कानून में इसे शामिल रखा जाएगा। तो इसी के बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 22वें विधि आयोग ने सिफारिश की है कि आपराधिक मानहानि, क्रिमिनल डिफेमेशन को भारत में आपराधिक कानूनों की योजना के भीतर बरकरार रखा जाएगा। इसमें क्या क्या दलीलें दी गई हैं, तो विधि आयोग का रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि प्रतिष्ठा का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 21, मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसको उल्लंघन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। उसी की बात की जा रही है विधि आयोग के द्वारा। जो जीवन और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है और इसलिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है, यहाँ पे विधि आयोग के द्वारा ही तर्क दिया जा रहा है कि प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल कमाया जा सकता है। सही बात है, किसी भी व्यक्ति को समाज में सम्मान कमाने में पूरा जीवन लग जाता है और अगर कोई भी एक चूक हो जाती है, ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा सम्मान खराब हो जाता है। उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल कमाया जा सकता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो जीवन काल में बनती है और सेकेंड्स में नष्ट हो जाती है। तो आपराधिक मानहानि पर कानून के आसपास के पूरे न्याय शास्त्र में किसी की प्रतिष्ठा और उसके पहलुओं की रक्षा करने का सार यही है, ठीक है। इसी के लिए क्रिमिनल डेफेमेशन को अभी भी कानून के अंदर ही रखा गया है, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है कि यह मामला जो है वो अगस्त 2017 में कानून मंत्रालय द्वारा लॉ पैनल को भेजा गया था, यह देखते हुए कि यह तर्क दिया जा सकता है कि मान हानिकारक बयानों के लिए आपराधिक मुकदमा चलाने से भाषण, यहाँ पे ये भी बात कहा जा रहा है कि आपराधिक मानहानि का जो क्रिमिनलाइज किया गया है ये कानून का हिस्सा है। इसके कारण क्या होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, भय उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी विरोध किया जा रहा है, दूसरे तरफ से विरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका कानून पैनल ने सावधानी बरतने की सलाह दिया। पैनल द्वारा कहा गया कि भाषण केवल वही अवैध होना चाहिए जहां उसका उद्देश्य पर पर्याप्त नुकसान पहुंचाना हो और जब ऐसा नुकसान हो जाता है तभी उसे इस तरह का सजा दिया जा सकता है आपराधिक मानहानि के तहत, ठीक है। तो सजा के मुद्दे का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में अतिरिक्त सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी जोड़ा गया है, ठीक है। अतिरिक्त सजा, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में एक पैनल ने कहा कि यह कानून स्वयं एक संतुलन दृष्टिकोण देता है जिसमें इसने पीड़ित के हितों की रक्षा की है और सामुदायिक सेवा की वैकल्पिक सजा देकर दुरुपयोग की गुंजाइश को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है विधि आयोग के 22वें रिपोर्ट में, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में रिपोर्ट आया था 22वें विधि आयोग के द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें पूरा का पूरा बात जो किया गया है बजट का ही बात किया गया है, जो कल के हम लोग लेक्चर में देखे थे, ठीक। जिन लोगों ने अभी तक बजट का मेरा लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है उसमें पूरा का पूरा बजट में हिंदी में समझाया और उसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया हूँ टेलीग्राम पे। तो अभी जल्दी से जाके सबसे पहले बजट को कंप्लीट कीजिए क्योंकि बजट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो इस आर्टिकल में कहा जाता है अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, मतलब कि एक उठता हुआ ज्वार सभी नावों को ऊपर उठा देता है। जैसे देख सकते हैं ऐसे अगर ज्वार उठता है तो अगर यहाँ पे नाव है, ठीक है, तो ये भी इसका मूवमेंट जो है वो ऊपर की ओर हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे टाइड का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से लाया गया है कि जब से 2014 से वे आए हैं, ठीक है, तो लगातार जो है जहां विकासशील भारत के रूप में जाना जाता था भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है भारत का अर्थव्यवस्था। तो इसमें जो विकास हुआ है इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एक ज्वार के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पीएम जो है वो अभी वर्तमान समय में सभी समस्याओं को दूर करके लगातार देश को तेजी से विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो विकास के जीवन चक्र और संपूर्ण इतिहास में परिवर्तन के क्षण आते हैं। भारत ने परिवर्तन का एक दशक देखा है, ठीक है, वही 2014 से 24 की बात की जा रही है। अविकसित से विकासशील और अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने तक भारत एक आर्थिक उज्जवल स्थान है जो लगातार अभी वर्तमान समय में पिछले 2-3 वर्षों से जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 7% या 7% से ऊपर रहा है। उसी की बात की जा रही है जो लगातार 7% की दर से बढ़ रहा है, जबकि अन्य विश्व अर्थव्यवस्थाएं जो है 2.5% की दर से बढ़ रही है। ये चाइना की बात की जा रही है। तो इसी में कहा जाता है कि लगातार जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्सेलरेशन त्वरण ने एक सार्थक वर्तमान और एक आशाजनक भविष्य में अनुवाद किया है, ठीक है। ऐसा उम्मीद जता दिया है कि हमारा आने वाला भविष्य में और तेजी से विकास होगा भारत का। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है जैसे अभी ही चंद्रयान मिशन था या फिर आदित्य एल1 मिशन हो, ठीक है, एक्सपोसैट मिशन हो, तो ये सारे जो महत्वपूर्ण मिशन थे, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम थे, इसने दुनिया की सराहना हासिल की। देश ने नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के बीच की महीन रेखा को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक कुशलता से संतुलित किया है, ठीक है। भारत के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और
प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसका उपयोग कम से कम किया जाए, उसको सीमित किया जाए, ठीक है। और इसके लक्ष्यों के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग देखें पिछले स्लाइड में कि लगातार प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा कि 2030 तक लगभग 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यह भावनाओं की माया जाल है। इसमें राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव से भी तो संबंधित नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला लोकसभा का। तो यह भावनाओं की माया जाल है जो अंतरिम बजट में भी स्पष्ट थी, ठीक है। बजट ने हमारे सामने अपार अवसर प्रस्तुत करके नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है निवारक स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता है, मतलब कि कोई व्यक्ति बीमार हो उससे पहले ही अगर हम लोग निवारक स्वास्थ्य को ज्यादा तवज्जो देंगे, ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, उससे लोगों का अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, ठीक है। यही बातें कहा जाता है यदि उसके नागरिक बीमार हो जाए, किसी भी देश के अगर नागरिक अचानक से बीमार हो जाए, जैसे कोविड का ही हम लोग सिचुएशन ले लेते हैं, सारे जितने भी विकासशील और विकसित देश सभी एक तरह के हो गए थे, ठीक है। कितना भी बेहतर इकोनॉमी हो, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था उस सिचुएशन को। वही बात कहा जा रहा है कि यदि उसके नागरिक बीमार पड़ जाए तो कोई भी देश उसका खर्च वहन नहीं कर सकता। इसलिए स्वस्थ जीवन और निवारक स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए युवा लड़कियों के बीच ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, इसी में कहा जाता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके टीकाकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कि सर्वाइकल कैंसर ना फैले, ठीक है। तो इसके लिए भी अंतरिम बजट में पहल की गई है। कैंसर और सभी गैर संचारी रोगों के लिए समान कदम उठाया जा सकता है। भारत पर बीमारी के बोझ को काफी कम कर सकता है और सरकार से आग्रह करते हैं कि वह व्यक्तियों को निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए भी प्रोत्साहित करने पर विचार करें। यहाँ पे लगातार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की जा रही है, बीमा की भी बात की जा रही है, ठीक है। भारत ने पिछले 4 दशकों में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में लगातार गिरावट देखी है और उसी के साथ स्वास्थ्य संकेतकों में उल्लेखनीय प्रगति भी देखी गई है, ठीक है। लगातार देखा गया है कि सभी राज्य जो हैं वो हेल्थ संबंधित सेक्टर में इंप्रूव कर रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस बजट में माता और शिशु स्वास्थ्य देखभाल पर व्यापक ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए बहुत ध्यान दिया गया है इसमें, और यह भी सही कहा गया है कि यदि माँ और बच्चा स्वस्थ है तो कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पहले से भी अधिक बढ़ रही है। अभी हम लोगों ने देखा लगभग 28% जो है वृद्धि देखी गई है श्रम में, ठीक है, कि लगातार जो है महिलाओं की इंप्रूवमेंट हुई है उसके इन्वॉल्वमेंट की। तो पिछले 4 दशक में जीवन प्रत्याशा, यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखिएगा कि पिछले 4 दशक में जीवन प्रत्याशा जो 53 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हो गई है, ठीक है। जो पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के लिए 2% से कम बजटीय आवंटन के साथ इसे हासिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे एक कटाक्ष भी किया गया है, फिर भी जो है वो भारत के बजट का मात्र 2% ही हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि इसे 5% तक बढ़ा दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, हमारा जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत तेजी से विकास करेगा, ठीक है। तो बेहतर जनसंख्या स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति होगी। यहाँ पर राइटर के द्वारा मांग किया जा रहा है कि हमें बजट का लगभग 5% हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक नवप्रवर्तन क्रांति की नींव की भी बात की जा रही है। आज के युग में विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने निजी क्षेत्र को निवेश को आगे ज्यादा से ज्यादा आगे लाया, ठीक है। तो निजी क्षेत्र को निवेश के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण और पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ का एक कोष अलग रखने का भी निर्णय किया है। इसी में इस बजट में कहा गया अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के एकीकरण में भी विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा की गई। यहाँ पे देख सकते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस है बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है 11 दिसंबर 2023 का है। तो महाराष्ट्र में देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ 64 लाख लोग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं, और भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 18 करोड़ लोग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए हैं। तो इसी के लिए जागरूकता लगातार जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो स्वास्थ्य देखभाल में गहरे तकनीकी सहयोग में हमें अधिक जिंदगियों को छूने और गुणवत्तापूर्ण देखभाल, वही गुणवत्तापूर्ण देखभाल के लिए इस तरह का अब इंश्योरेंस के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। डॉक्टर रोगी अनुपात जैसी सीमाओं पर काबू पाने और यहाँ तक कि स्वास्थ्य देखभाल की लागत को काफी हद तक कम करने में भी मदद मिलती है इस तरह की इनिशिएटिव, जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना चल रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, जो
ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य बीमाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूती आ रही है और जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जो अतिरिक्त खर्च है वो कम करने में सहायता मिल रही है। तो चिकित्सा मूल्य यात्रा क्या है? यहाँ पे अंतरिम बजट ने यहाँ पे एक और बात कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं या फिर पर्यटन स्थल हैं, तो वहां पे भी राज्य सरकार अपने क्षेत्र को इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार से बड़े पैमाने पे ऋण ले सकती है। वही बातें कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित स्थानों से आने वाले पर्यटन के प्रभाव को भी छू सकता है, जो राज्यों को इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। हमने पिछले दशक तक देखा था कि हील इन इंडिया के नए ऊंचाई को छूते हुए परिदृश्य को बदलते हुए देखा गया। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में और भी क्षेत्र जो है, औषधि को भी लगातार वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की बात की जा रही है। भारत की बेहतर प्रतिभा और नैदानिक परिणामों के वैश्विक मानकों ने भारत को दुनिया के लिए, भारत के जितने भी आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो प्रयास करते हैं कि जितने भी बड़ी बीमारियां हो भारत में आकर ही इलाज करें। इसके अलावा अधिक हवाई अड्डों और हवाई मार्गों के साथ साथ रेलवे के भी लगातार गलियारों को विकास किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। अभी ही अनाउंस किया गया है कि जितने भी सामान्य रेल डिब्बे हैं, जनरल रेल डिब्बे हैं, उसको भी वंदे भारत के मानकों के अनुसार भी अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है वो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में भी महत्वपूर्ण रहेगी। आगे कहा जाता है कि बजट जो कहा गया है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण छिपे हुए आंकड़े हैं, जिसमें निजी व्यय और इसकी वृद्धि, खपत में वृद्धि अंतर्निहित मुख्य विषय यह है कि निजी क्षेत्र न केवल अर्थव्यवस्था में सार्थक भूमिका निभाने के लिए सभी अपेक्षाओं से आगे बढ़ गया है, लेकिन हम अपना जीवन कैसे जिएंगे ये हम ही निर्धारित करेंगे। और अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तो भारत सचमुच असीमित हो जाएगा। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है कि अगर सभी लोग जागरूक हो जाते हैं हर एक पहलू के प्रति, तो भारत जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से एक विकसित देश बनने में अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें हमने देखा कि एक ज्वार में अगर क्षमता होती है तो वो आसपास के नाव को भी ऊपर उठाने में सक्षम हो जाता है। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आज हम लोग यूपीएससी पैटर्न पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आईपीआर कन्वेंशन या फिर समझौता या फिर विवरण। तो पेरिस कन्वेंशन, औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण, नीस समझौता, ट्रेडमार्क और सेवा चिन्हों को पंजीकृत करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण। उसके बाद बर्न कन्वेंशन, साहित्यिक और कलात्मक कृतियों का संरक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि पेरिस कन्वेंशन जो है वो औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण करता है, नीस समझौता जो है वो ट्रेडमार्क और सेवा चिन्हों को पंजीकृत करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का वर्गीकरण करता है, और वन कन्वेंशन जो है वो साहित्यिक और कलात्मक कृतियों का संरक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के अधीन विभागों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो नोडल विभाग और कार्य, जैसे कि व्यय विभाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग से संबंधित है। उसके बाद दूसरा जो है निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग जो है वो रणनीतिक विनिवेश से संबंधित है। तीसरा जो है वित्तीय सेवा विभाग सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करता है। चौथा जो है वो आर्थिक कार्य विभाग जो है वो भारतीय आर्थिक सेवा के कैडर को प्रबंधित करता है। तो कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो केवल 2 युग्म ही सही से सुमेलित है, क्योंकि व्यय जो है, ये याद रखिएगा कि व्यय विभाग जो है वो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करता है। ठीक है, और जो गलत था वित्तीय सेवा विभाग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध का कार्य करता है। ठीक है, वहीं निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग जो है वो रणनीतिक विनिवेश करता है, और आर्थिक कार्य विभाग जो है वो भारतीय आर्थिक सेवा के कैडर को प्रबंधित करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है किसी भी स्कीम को लॉन्च करने से पहले सभी म्यूचुअल फंड्स को सेबी के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट है म्यूचुअल फंड के निवेशकों को ट्रस्टी के रूप में जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है विदेशी संस्थानों द्वारा प्रवर्तित म्यूचुअल फंड्स को वर्तमान में भारत में संचालित करने की अनुमति नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब कि केवल एक। ये सिर्फ सही है क्योंकि इसमें अनुमति है। ठीक है, और यहां पे ट्रस्टी के रूप में नहीं होता है, यूनिट होल्डर के रूप में होता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो रेट में आक्रामक रूप से वृद्धि की है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव हो सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है भारतीय शेयर बाजार में गिरावट, दूसरा स्टेटमेंट है अल्पकालिक बॉन्ड यील्ड में वृद्धि, तीसरा स्टेटमेंट है दीर्घकालिक बॉन्ड यील्ड में कमी, चौथा स्टेटमेंट है इक्विटी से कम जोखिम वाले ऋण जो है वो लिखित की ओर वित्त का बहिर्प्रवाह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए, 1, 2, 4। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वह ब्याज दर होता है जिस पर आरबीआई जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद की शर्त पर अल्पकालिक अवधि के लिए धन उधार देता है। तो आरबीआई जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा उधार मिलेगा उतना ज्यादा मार्केट में पैसा आएगा, और जितना ज्यादा कम उधार मिलेगा उतना मार्केट से पैसा निकल जाएगा। अगर पैसा निकल जाएगा तो पैसा ही नहीं होगा तो महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अगर पैसा ज्यादा मार्केट में आ जाएगा, इसी तरह से महंगाई बढ़ जाती है जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा तो कहीं पे भी निर्माण कार्य ज्यादा होंगे, उसे लेबर्स के हाथ में पैसे आएंगे, तो क्रय शक्ति जो है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा, खरीदने का क्षमता बढ़ जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे 1, 2, 4 जो है वो सही हो जाएगा, और 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 में वृद्धि होगा। जैसे ही रेपो रेट में वृद्धि होगा, दीर्घकालिक बॉन्ड की यील्ड में भी वृद्धि होगा। ठीक है, और भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आएगा क्योंकि मार्केट से पैसा खींचा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अल्पकालिक बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। और जो नहीं समझ में आया ना, तुरंत ही गूगल करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि कोई भी टॉपिक को खुद से समझने का। अगर खुद से, जैसे हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो 50% ही सीखेगा, उसके बाद घर जाकर उसके पास मात्र 30% ही रहेगा। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर 50% सीखता है तो उसमें उसके पास 40% रहेगा। यही डिफरेंस होता है सेल्फ स्टडी और टीचर से सीखने में। इसलिए सेल्फ स्टडी को कभी भी नजरअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा कमीशन का जो भी एग्जाम होता है उसमें सेल्फ स्टडी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसी क्वेश्चन में अब देख लेते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है यह अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं के दीर्घकालिक ऋण बाधाओं को दूर करेगा। ठीक है, और यह दूसरा जो स्टेटमेंट है, आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में इसका विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है, यह भारत में विकसित दूसरा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है। दूसरा नहीं है, 5वां है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया, तो तीसरा अगर गलत हो गया तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।